अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं सर तनवीर एक बार फिर डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि वर्चुअल क्लासेस में आप रिवीजन क्लासेस अभी जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं, तो यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी रिवीजन क्लास है, इससे पहले भी हम रिवीजन क्लासेस ले चुके हैं, तो आज की जो रिवीजन क्लास है उसका टॉपिक जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शायरी की खसूसियात है। तो बहुत सारे जो हमारी निसाब में शायर हैं, उन शायरों पर हम बात कर चुके हैं, उनकी शायरी की खसूसियात भी पढ़ चुके हैं और उनके बारे में हम जो शायरी की खसूसियात है बेहतर तौर पर जानते हैं। तो आज हम एक ऐसे शायर को रिवाइज़ करेंगे जो कि हमारे बहुत इम्पोर्टेंट शायर हैं, जो आइंदा इम्तिहान होने वाले हैं उसमें वो शामिल हैं। और ज़्यादातर जो है गालिब जो हैं और मीर जो हैं, ये तमाम इम्तिहानात में बार बार आते रहते हैं। तो रिवीजन ऑफ शायरी की खसूसियात में जो आज का जो शायर है वो है मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब। तो अगर देखा जाए बरसगीर पाक व हिंद के 3 बड़े शोरा में गालिब जो हैं दूसरे नंबर पर आते हैं। सबसे पहले जो बड़े शायर माने जाते हैं वो मीर तकी मीर हैं। मीर तकी मीर के शायरी के एतबार से 6 दीवान हैं और उनकी शायरी का कलाम जो है वो बहुत ज़्यादा वसी है। उसके बाद जो बड़े शोरा में शुमार होते हैं वो मिर्ज़ा गालिब हैं। गालिब जो हैं उनके 2 दीवान हैं, जबकि हमने एक शायर जो हैं ख्वाजा मीर दर्द उनके बारे में जाना था, उनका एक दीवान है। तो ये तीनों जो हैं अपने दौर के बड़े शोरा में शुमार हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे मीर आते हैं, दूसरे पे गालिब और तीसरे नंबर पर मीर दर्द जो हैं उनको बड़ा शायर माना जाता है। तो आज के टॉपिक में जो है हम शायरी की खसूसियात पर बात करेंगे। उससे पहले हम तारुफ शायर जानेंगे, उनके हालात ज़िंदगी से थोड़ी वाक़फ़ियत हासिल करेंगे। उसके बाद जो है उनकी शायरी की जो बड़ी खसूसियात हैं उन पर हम रोशनी डालेंगे। तो गालिब एक ऐसे शायर हैं जिनका जो अंदाज़ है वो शायरी के अंदर तमाम शोरा से बिल्कुल मुनफरिद है। उनके यहाँ जो जिद्दत तराज़ी है, नया अंदाज़ है, वो किसी और शायर ने इस तरह से उसको नहीं अपनाया। इसके अलावा तख़य्युल जो है, यानी कि अपने ज़ाती ख़यालात जो हैं उनको उन्होंने शायरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। जो अपनी जो शायर की राय होती है, ज़ाती ख़याल होता है, वो तख़य्युल के ज़ुमरे में आता है, वो भी उनके यहाँ भरपूर अंदाज़ में मौजूद है। और इसी तरह जो तसव्वुफ़ है वो बाकायदा सूफ़ी शायर तो नहीं, लेकिन जो है उनके यहाँ तसव्वुफ़ का अंदाज़ जो है वो भी बहुत गहरा नज़र आता है। तो ये तीनों बड़ी खूबियाँ हैं जो उनके यहाँ मौजूद हैं। उनकी शायरी की बड़ी खूबियों में इनको शुमार किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें हैवान ज़रीफ़ कहा गया है कि वो जो है बहुत ज़्यादा जो है मज़ाहिया शायरी जो है उसमें उनके तंज़ो मिज़ाज या चाशनी जो है उनकी शायरी में वो भी पाई जाती है। तो ये तमाम बड़ी खूबियाँ हैं जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया। तो हम अभी जो है तमाम खसूसियात जो हैं उनकी शायरी की बड़ी खसूसियात उन पर अभी बात करेंगे। तो ये हमारी रिवीजन क्लासेस से पहले आप गालिब को पढ़ चुके हैं, उनके बारे में हालात ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं। शायरी की खसूसियात जो हैं बड़े किस वजह से वो मुनफरिद हैं वो भी मैंने आपको अभी बताया है, ये आप जानते हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल है उसको किस तरह अटैम्प्ट किया जाता है। तो जब आप किसी भी शायर या नसर निगार की जो इंट्रोडक्शन करवाते हैं उसके 4 नंबर होते हैं। मिड का जो पार्ट है खसूसियात पर बहस करेंगे, उसमें 8 नंबर का सवाल जो है उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो पहले 4 नंबर 15 में से टॉप के होते हैं, मिड के 8 नंबर होते हैं। तो कम से कम आपने किसी भी शायर या नसर निगार की खसूसियात का सवाल अटैम्प्ट करना है तो 8 पॉइंट्स को ज़रूर डिस्कस करें। मिनिमम 8 पॉइंट आप डिस्कस करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट में हुर्फ़ आखिर होता है, या अतराफ़ अज़मत से हम उसकी क्लोजिंग करते हैं उस शख्सियत की, उस शायर की। तो वो आप जो है उसको अटैम्प्ट करेंगे तो उसके
लास्ट में जो है 3 नंबर होते हैं। तो ये मार्किंग स्कीम है, इसका ख्याल रखें। आपने लाजमी जब किसी भी शायर की खसूसियात को शुरू करना है तो उसका इब्तदा हालात ज़िंदगी बयान करें, आखिर में हुर्फ़ आखिर लिखें और मिनिमम 8 पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम शायर के जो हैं हालात ज़िंदगी उन पर बात करेंगे। गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खान था। इब्तदा में गालिब असद तखल्लुस रखते थे। 1796 ईस्वी में अकबर आबाद आगरा में पैदा हुए। जो गालिब हैं वो आगरा में पैदा हुए थे। वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। आगरा में उन्होंने पहले शेख मुअज़्ज़म से तालीम हासिल की। इसके बाद एक पारसी नसरात आलिम, उनका नाम है हरमद से, और उनका इस्लामी नाम जो है अब्दुल समद है, क्योंकि वो पारसी थे। उनसे उन्होंने फ़ारसी की तालीम हासिल की। तो अगर कहा जाए कि फ़ारसी के बड़े शोरा में किन शायरों का जो है शुमार आता है, तो गालिब जो हैं वो भी उर्दू के और फ़ारसी के बड़े शायर हैं और फ़लसफ़े के शायर भी माने जाते हैं, क्योंकि उनका जो शायरी का अंदाज़ है वो फ़लसफ़ियाना है। इसी के साथ साथ जो हैं इकबाल जो हैं वो भी उर्दू और फ़ारसी के बड़े शोरा में शुमार होते हैं, और वो भी जो है फ़ारसी के जो हैं शायर हैं। इसके साथ साथ फ़लसफ़े की गहराई जो है इकबाल के यहाँ पाई जाती है। गालिब ने तमाम चीज़ों के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली है, हयात कायनात पर। इसी तरह से जो इकबाल हैं उन्होंने भी हर किस्म के फ़लसफ़े पर बहस की है। फ़लसफ़ा अक़ल, फ़लसफ़ा इश्क, हयात कायनात, सब पर उन्होंने सब मौज़ूआत पर बहस की है। गालिब की शादी नवाब इलाही बख्श खान लोहारो, जो ख़ुद एक शायर थे, उनकी बेटी से हुई। इसके बाद वो दिल्ली चले गए। मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी मुकर्रर हुए। तो गालिब जो हैं वो मुग़लिया दौर के शायर थे और बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के जो हैं उस्ताद भी रहे। उससे पहले जो ज़ौक़ इब्राहिम शायर हैं वो उनके बादशाह के जो हैं उस्ताद थे, लेकिन उनके बाद जो है उन्होंने बाकायदा उन्हें अपने दरबार में उस्ताद का दर्जा जो है उन्हें मिला, वो बादशाह के उस्ताद मुकर्रर हुए। 1859 में 1869 में दुनिया की उफ़क़ पर नमूदार होने वाला ये आफ्ताब दुनिया को अपनी शायरी से ज़िया बार करके, यानी कि रोशन करके हमेशा के लिए रुखसत हो गया। तो इस तरह से हम इंट्रोडक्शन उनका जानेंगे। तो जब भी आप शुरू करेंगे किसी शायर के मुतालिक, तो इसके अभी मैंने आपको बताया था 3 नंबर होते हैं, तो आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। शायरी के अदवार पर बात करेंगे। इस लिहाज से अगर हम देखें तो गालिब की जो शायरी है उसके 3 दौर हैं। पहला दौर जो है मुश्किल पसंदी का दौर है। इसमें फ़ारसी का रंग जो है गालिब था, और जो शायरी का अंदाज़ है, तर्ज बेदल है, वो रेख्ता है। रेख्ता जो है गज़ल को कहा जाता है। दूसरा दौर फ़ारसियत का गलबा कम हुआ, नाजुक ख्याली भी नहीं जो पहले दौर में थी। तो नाजुक अंदाज़ जो शायरी में उन्होंने अपनाया और फ़ारसी का इस्तेमाल किया दूसरे दौर में, वो इस चीज़ को भांप गए, क्योंकि शुरू में जो उन्होंने शेर कहे वो फ़लसफ़ियाना अंदाज़ में थे और फ़ारसी के शायर थे। तो इस वजह से भी लोगों को उनकी शायरी समझने में दिक्कत महसूस होती थी। इस वजह से उन्होंने शायरी तर्क कर दी, लेकिन बाद में उन्होंने सेकंड दौर में आके जो है अपनी शायरी का अंदाज़ थोड़ा चेंज किया है। तीसरा दौर जो है इसमें गालिब की जो शायरी है उससे बड़ा कमाल हासिल है। इस दौर में सादगी, रवानी, सलासत और नुदरत ख़याल पैदा होती है। लास्ट दौर की जो शायरी है उसमें वो जिद्दत तराजी का जो रंग है उसे हमारे सामने लेकर आते हैं। एक साफ़ सुथरी नहायत अपने अंदाज़े बयां जो है, नुदरत ख़याल जो है उसका इजहार बहुत अच्छा किया है उन्होंने। सादगी को भी अपनाने की कोशिश की है,
लेकिन उन्हें हम मुश्किल तरीन शोरा में जो है शुमार करते हैं। उनकी शायरी की आसानी से समझ नहीं आती, जिसकी बड़ी वजह यह है कि वो एक फ़लसफ़ी शायर हैं। इसके बाद जो है हम उनकी जो शायरी है उसकी खसूसियात कलाम पर बात करते हैं। वो कलमूनी नंबर 1 हेडिंग है। गालिब की शायरी का दामन बेहद वसी और कुशादा है, यानी कि उनके यहाँ तमाम तर ही मौज़ूआत पाए जाते हैं। शायरी के जितने भी मौज़ूआत हैं उन्होंने उसको अपनी शायरी में शामिल किया है और उन पर अशार कहे हैं। इसमें मज़ामीन के अनवार लगे हुए हैं, हयात व कायनात के मसाइल पर कहीं शायराना और कहीं फ़लसफ़ियाना रंग है। ज़िंदगी के जितने भी मसाइल हैं, कायनात के जो हकीकत है और ज़िंदगी की जो असल हकीकत है उस पर उन्होंने बड़ी तफ़सीलन गुफ्तगू की है और इसके मसाइल को बयान किया है, जिसमें उनका जो शायराना अंदाज़ है वो एक फ़लसफ़ी का रंग अपने अंदर लिए हुए है कि वो फ़लसफ़े की रूह से जो है उन्होंने बात की है। गालिब की शायरी में इतनी रंगीनी है कि इसके तमाम रंगों का अहाता करना, शायरी की खूबियों रनाइयों को सफ़ात में समेटना मुमकिन नहीं। तो गालिब की जो शायरी है वो तमाम जो ज़िंदगी के रंग हैं उनको अपने साथ लिए हुए है, समोए हुए है। इसलिए उनकी शायरी पर एक टॉपिक में बात करना, उनकी खूबियाँ और जो शायरी की रनाई है उसको चंद सफ़ात में लिखना जो है मुमकिन नहीं है। यानी कि उनके यहाँ जो मौज़ूआत हैं वो हर तरह से पाए जाते हैं। एक शेर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे हैं। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का अंदाज है अंदाज़े बयां और, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और। तो उन्होंने जो तमाम मौज़ूआत हैं, जैसा कि मैंने अभी शुरू में आपको बताया, उन्होंने दूसरे शोरा से बिल्कुल मुनफरिद तरीके से जो है तमाम मौज़ूआत पर कलाम किया है और उनको अपने अशार का हिस्सा बनाया है। लेकिन उनका अंदाज़े बयां तमाम तर शोरा जो उससे पहले के थे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो मंतक फ़लसफ़े की रूह से बात करते हैं। इसके अलावा उनके यहाँ जो है शायरी का जो अंदाज़ है उसमें जिद्दत तराजी है। वो हर चीज़ के अंदर नया नुक्ता लेकर आते हैं और नए नए पैराहे तलाश करते हैं। सेकंड जो खसूसियत है वो है फ़लसफ़ा। गालिब फ़लसफ़ी नहीं है मगर फ़लसफ़ियाना ज़हन रखते हैं। जो गालिब का ज़हन जो है वो फ़लसफ़ियाना था और क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फ़लसफ़ी हज़रात जो हैं उनका बाकायदा इल्म हासिल कर रखा था, इस वजह से वो बाकायदा फ़लसफ़ी नहीं लेकिन अपना जो ज़हन है उनका उसमें वो फ़िक्र की गहराई जो है वो उसमें फ़लसफ़ी अंदाज़ पाया जाता है। इनकी शायरी में फ़िक्र का सा गहरा रंग है। अब तक उर्दू गज़ल के पास सिर्फ दिल था, दिमाग नहीं था। गालिब ने उर्दू गज़ल को ज़हन अता किया। उन्होंने मरबूत फ़लसफ़ियाना निज़ाम को हमारे सामने पेश तो नहीं किया, यानी कि फ़लसफ़े की एक मुकम्मल निज़ाम वो हमारे सामने पेश नहीं कर सके। उनका जो फ़लसफ़ा है उसके ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हैं, सिर्फ हयात व कायनात पर उन्होंने बात की है। जबकि अगर इकबाल को देखें तो उन्होंने ज़्यादा मौज़ूआत जैसे इश्क व अक़ल और तालीम जैसे मौज़ूआत जो हैं उनको भी शामिल किया है फ़लसफ़े में। तो गालिब का जो फ़लसफ़ियाना अंदाज़ है वो हयात व कायनात से बहस करता है। तसव्वुफ़ भी उनकी शायरी का एक हिस्सा है। इनकी झलक इनकी शायरी में जा बजा नज़र आती है और ये हुनर उन्हें दूसरे शायरों से मुमताज़ बनाता है। इमाम गज़ाली, अबू अली सीना, जामी और रूमी के फ़लसफ़ियाना नज़रियात से गालिब इस्तिफ़ादा करते नज़र आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहुत सारे जो फ़लसफ़ी हैं उनको पढ़ा था और इसीलिए उनके नज़रियात जो हैं उनसे मुत्तफ़िक़ हैं और वो उसको शायरी में इस्तेमाल करते हैं। फ़लसफ़े का शेर, हवस को है निशात कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। तो इस शेर में जो है फ़लसफ़े की जो है गहराई पाई जाती है। इसके बाद हम उनकी तीसरी खसूसियत जो है उस पर बात करेंगे।
इंसान दोस्ती। गालिब ऐसे इंसान हैं जो इंसानों में जीने का हौसला पैदा करते हैं और उनकी कमजोरियों पर जो है वो आंसू नहीं बहाते और उन्हें जीने का नया हौसला अता करते हैं। उन्होंने अपनी शख्सियत पर फरेब का पर्दा नहीं डाला। उनकी सदाकत बेबाक और मुहज़्ज़िब है। इनकी जो उनकी खलूस और सच्चाई है इंसानों के साथ, वो बिल्कुल बेबाक हैं उसमें और बहुत मुहज़्ज़िब अंदाज अख्तियार किए हुए हैं, जो उर्दू शायरी में एक नई रवायत का आगाज़ है। वो इंसानों के गम पर मीर और सौदा की तरह आंसू नहीं बहाते, बल्कि इनके लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। यानी कि वो हमें ज़िंदगी के नए जज्बे से रोशनास करवाते हैं कि हमें अपनी कमज़ोरियों पर जो है नादिम नहीं होना चाहिए, बल्कि नई उमंग वो इंसान के लिए लेकर आए। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना। इस बात को वो जो है अपने शेरी अंदाज में इस तरह पेश करते हैं, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। इसके बाद हम एक और उनकी जो खूबी है शोखी व ज़राफ़त, उस पर बात करेंगे। नंबर 4, शोखी व ज़राफ़त। बकौल खाली मिर्ज़ा की तबीयत में शोखी ऐसी भरी हुई थी जैसे सितार के तार में सुर भरे हुए हैं। यानी कि बिल्कुल जैसे मौसीकी जो है उसके साज होते हैं और उनसे सिर्फ मौसीकी ही हमें सुनने में आती है। इसी तरह जो मिर्ज़ा की तबीयत है वो ज़रीफ़ाना थी, इसलिए उन्हें हिवान ज़रीफ़ भी कहा गया, क्योंकि उनकी जो मजाज है, तबीयत है, उसमें शोखी व ज़राफ़त कूट कूट कर भरी हुई थी। जो कुछ गालिब की ज़ुबान से निकलता था वो लुत्फ़ से खाली ना होता। इन्हें हिवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बेचारा होगा। तो इस तरह से आप उसको जो एक टॉपिक है उनकी खसूसियत का उसको हेडिंग डालेंगे और डिफ़ाइन करेंगे। इस पे एक खूबसूरत शेर है जिसमें ज़राफ़त की चाशनी भरी हुई है। ऐसी जन्नत का क्या करे कोई जिसमें लाखों बरस की हुरें। तो वो जो भी टॉपिक है, जो भी मज़मून अपनी शायरी में शामिल करते थे, उसमें जो है ज़रीफ़ाना रंग लाज़मी वो है, उनका एक ख़ास अंसर उसका पाया जाता है। उनकी शायरी की एक और खूबी पर हम बात करते हैं, ज़ुमानी कलाम। ज़ुमानी से मुराद है कि जिसके दो मतलब निकलते हों, ऐसी शायरी। गालिब की शायरी की एक ख़ास खसूसियत तर्ज़ अदा है। इनके अक्सर अशार ऐसे हैं जिनके मायने कुछ निकलते हैं और गौर करने पर मतलब कुछ और वाज़ह होता है। यानी कि जो पहले दफ़ा जो शेर पढ़ता है वो कुछ और मायने समझता है, लेकिन जब वो गौर करता है तो इसका मतलब कुछ और बयान किया गया होता है। इस तरह के इनका कलाम जो है ज़ुमानी कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल जो है हम शेर से रिप्रेजेंट करेंगे। आज हम अपनी परेशानी की खातिर इनसे, पहला मिसरा है, आज हम अपनी परेशानी की खातिर इनसे कहने जाते हैं पर देखिए कहते हैं क्या। यानी कि वो बता रहे हैं कि परेशानी की खातिर जो है वो कहने जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि क्या कहेंगे। तो दो मतलब जिसमें शेर में आई वो ज़ुमानी कहलाएगा। तसव्वुफ़ जो है वो भी उनकी शायरी का सबसे बड़ा अंदाज है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो बाकायदा सूफ़ी थे, लेकिन गालिब सूफ़ी नहीं थे। हक़ाइक़ और मारफ़ की किताबें पढ़ी थीं, यानी कि तसव्वुफ़ की किताबों से, मार्फत की किताबों से उन्हें शौक़ था और वो उन्होंने पढ़ी थी। इसलिए ज़माने के दस्तूर के मुताबिक इनके कलाम में तसव्वुफ़ का रंग मिलता है और इसमें इनकी इनफ़रादियत झलकती है। यानी कि गालिब के बारे में ये कहा जाता है कि वो कोई सूफ़ी नहीं थे, लेकिन जो तसव्वुफ़ का अंदाज़ उन्होंने अपनाया वो दूसरे शोरा से बहुत ज़्यादा जो है उनके आला शेर जो हैं हमें सामने हमारे जो हैं हमें मिल जाते हैं। ऐसा अंदाज़ किसी दूसरे शायर ने अपनाया नहीं है और इसके अंदर जो है तसव्वुफ़ में वो अपनी इनफ़रादियत को कायम रखे हुए हैं। यानी कि उनके अशार का जो अंदाज़ है, ज़माने के दस्तूर के मुताबिक जो कलाम और तसव्वुफ़ का रंग मिलता है वो बहुत ज़्यादा दिलकश है।
तसव्वुफ़ का एक शेर यहाँ पर आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, हेडिंग डालने के बाद डिफाइन करेंगे। इशरत खतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। तो अभी तक हमने जो है उनकी शायराना खूबियाँ जो हैं, तर्ज तरी शायराना खसूसियात जो हैं, कलाम की खसूसियात जो हैं, उन पर बात की। अभी तक हमने 6 पॉइंट जो हैं डिस्कस किए हैं। तो और ज़्यादा जो है हम इनके पॉइंट्स पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो है तसव्वुफ़ के मुश्किल गोई जो है, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि गालिब की शायरी का पहला दौर जो है वो उसमें फ़ारसी का गलबा था, और यही वजह है कि वो एक फ़लसफ़ी शायर हैं और उनकी शायरी जो है लोगों की समझ में नहीं आती थी, और उन्होंने इब्तदा में शायरी जो है तर्क कर दी, और उसको दोबारा जब उन्होंने शुरू किया तो उसमें फ़ारसियत का गलबा जो है कम है, और आसानी जो है उसमें उन्होंने कोशिश की कि फ़लसफ़ी अंदाज़ जो है वो कम किया जाए। गालिब की शायरी में एक नुमाया खसूसियत इनकी दुश्वार पसंदी या मुश्किल गोई है। एक जगह वो खुद इस मुश्किल पसंदी का जिक्र करते हुए कहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने इनको मुश्किल गोई की शिकायत की, तो शुरू में जो लोग उनकी शायरी को पढ़ते थे उन्हें समझ नहीं आता था, तो वो खुद भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि मेरी शायरी जो है वो मुश्किल गो है। उस पर एक खूबसूरत शेर उन्होंने कहा है, आसान कहने की करते हैं फरमाइश, गोएं मुश्किल वगर ना गोएं मुश्किल। यानी कि वो जितनी बार भी उन्होंने कोशिश की वो मुश्किल पसंद शायर हैं। यही वजह है कि जो आखिरी दौर तक शायरी है दूसरे और तीसरे दौर के बाद, वो भी क्योंकि एक फ़लसफ़ी अंदाज़ अपनाए हुए थे, और शायरी के ज़्यादातर जो अशार हैं उसमें फ़लसफ़ियाना रंग नज़र आता है, जिसकी वजह से आम इंसान जो है उनके फ़लसफ़ी अंदाज़, मंतकी अंदाज़ को जो है शेर को आसानी से नहीं समझ सकता। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे हम, हसरत व गम, नंबर 8। गालिब जो हैं आगरा में पैदा हुए, आगरा से वो दिल्ली चले आए। इसी तरह जो मीर तकी मीर हैं वो भी आगरा में पैदा हुए और वो आगरा से दिल्ली चले आए। लेकिन मीर वो शायर थे जो 1857 की जंग आज़ादी जो है उसके हालात से घबरा कर वापस दिल्ली से आगरा चले गए थे। लेकिन गालिब एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने जब वो दिल्ली आ गए तो वापस आगरा नहीं गए, बल्कि जो उस दौर की मुश्किल तरीन हालात थे 1857 की जंग आज़ादी के, उन्होंने ये तमाम मनाज़िर अपनी आँखों से देखे और डट कर जो है यहीं पर हालात का मुकाबला किया। तो गालिब को ज़िंदगी और ज़माने के हाथों से बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त करना पड़ी, इसलिए इनके कलाम में कहीं कहीं गम व हसरत की झलक नज़र आती है। 5 बरस की उम्र में इनके वालिद का साया इनके सर से उठ गया। 9 बरस की उम्र में चचा का साया भी ना रहा। जवान भाई की मौत, कर्ज का मुकदमा, जो पेंशन जो मिली थी उसका भी एक जो है झगड़ा हो गया। जंग आज़ादी के, जैसे मैंने आपको भी बताया कि तमाम मुश्किलात और जो उस वक्त की हंगामा अंगेजियाँ थी, उन्होंने भी उनकी ज़िंदगी पर जो है गहरी छाप लगाई, और इन सब चीज़ों की वजह से वो हैं कि बहुत गम व हसरत में डूब गए। सबसे बढ़कर शेरों की नाकदरी, जो उनके ज़हन में था कि शायद लोग मेरे अशार को नहीं समझते या मेरी कदर नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक मुश्किल पसंद शायर थे। शुरू शुरू में लोगों ने उनकी शायरी को नहीं समझा और उस पर मुश्किल गोई की वजह से ने जो है उनसे शिकायत की। तो इन सब बातों की वजह से गम और हसरत का असर इनके दिल से जो है ना जा सका। इसी वजह से जो है उन्हें ये जो है कहा जा सकता है कि गम और हसरत भी उनकी शायरी के खूबी में शुमार होता है। रंज से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, वो खुद इस बात का इज़हार करते हैं कि मैं मुश्किलात में रहा और मुश्किल में ज़िंदगी गुजारी। रंज से खोगर हो इंसान तो मिट जाता है गम,
दोबारा पढ़ रहा हूँ। रंज से होकर वो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो गालिब जो है मुश्किलात में भी इंसान को वही दर्स देते हैं कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मिर्ज़ा गालिब की जो दूसरी शायरी है उसकी एक बड़ी हम खूबी को अगर देखें तो रवायत शिकनी भी जो है उनकी बड़ी खूबियों में शुमार की जा सकती है। उनकी शायरियों की खूबियाँ जो हैं, उनकी शायरी की जो खूबियाँ हैं उनमें रवायत शिकनी को बड़ा अहम दखल है। तो गालिब ही एक ऐसे वाहिद शायर हैं जिन पर रवायत शिकन होने का इल्ज़ाम आता है। किसी और शायर पर रवायत शिकनी का इल्ज़ाम नहीं आया, लेकिन उनकी शायरी का अंदाज़ इस तरह का था कि वो रवायत शिकनी के ज़ुमरे में आए। गालिब ना तो रवायत पसंद थे और ना रवायत परस्त, बल्कि इनकी इनफरादियत ने इन्हें रवायत शिकन बना दिया, जिसकी बड़ी बुनियादी वजह ये कहा जा सकता है कि उन्होंने शख्सियत और इनफरादियत का जो इजहार है उस पर ज़्यादा बात की है, और इसके साथ साथ वो हर चीज़ में नया नुक्ता लेकर आते थे। इनकी जिद्दत तब्बा हमेशा से नए ख्यालात और मज़ामीन को तलाश करती थी। गालिब ने क्लासिकी शायरी की रवायत की पैरवी छोड़कर, यानी कि जो शायरी का पुराना अंदाज था उसको तर्क करके अपनी शायरी में शख्सियत और इनफरादियत का इजहार ज़्यादा किया। यही वजह है कि वो रवायत शिकन करार दिए गए। और कुछ मजहबी इक़्तिदार जो हैं उनसे उन्होंने इनफराद किया है, इस वजह से भी उन्हें रवायत शिकन कहा जाता है। कुछ अशार उनके यहाँ ऐसे पाए जाते हैं, जैसे कि ये शेर, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। इसी तरह एक और शेर है जो रवायत शिकनी के ज़ुमरे में आता है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आना हम भी सैर करें कोए दूर की। तो इस तरह से एक जो शायर हैं उनकी जो इनफरादियत है, उनकी जो वो चीज़ें जो उनको दूसरों से मुमताज़ और मुनफरिद करती हैं वो उनकी शायरी की खसूसियात होती हैं। तो जब भी आप गालिब की शायरी की खसूसियात पर बात करेंगे तो जैसे अभी हमने 9 पॉइंट अभी तक डिस्कस किए हैं, ऐसे तमाम जो इनफरादियत के उनके पॉइंट्स हैं जो दूसरों के यहाँ नहीं पाए जाते, आप उन पर पहले जो है बात करेंगे। तो कम से कम 8 पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं। अभी हम और पॉइंट्स जो हैं उन पर बात करते हैं। तो बिल्कुल आपने हेडिंग्स लिखनी है, डिफाइन करना है थोड़ा सा, और शेरी अमसाल आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। मिनिमम एक शेर आप ज़रूर लिखें। नंबर 10, तसव्वुर इश्क। गालिब के यहाँ इश्क का तसव्वुर भी बहुत खूब पाया जाता है। गालिब की राय में जज्बा इश्क ही हंगामा आलम की बुनियाद है। ज़िंदगी की तमाम रौनकें और लज्जतें इश्क की बदौलत हैं। गालिब के इज़हार इश्क में जहाँ नफ्सियाती गहराई और जज्बे की सदाकत है, वहाँ इसका बयान इस कदर पुरअसर है कि हर दिल की सदा बन जाता है। वो इश्क के लतीफ़ जज्बात को बातों में, जिस्म की भरपूर राहतों और आसूदा लज्जतों के साथ बयान करते हैं कि ये जो भी अब शेर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। इश्क का ये अंदाज पाया जाता है। नींद इसकी है, दिमाग उसका है, रातें इसकी हैं, जिसके शानों पे तेरी जुल्फ़े परेशान हो गई। तो महबूब के जो इश्क है उसके तसव्वुर को उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। कि इंसान जो है उस पर उसके महबूब की जो यादें हैं उसका ही गलबा है, उसी के लिए बेचैन और परेशान है। अब हम 10 पॉइंट अभी तक डिस्कस किए हैं, एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम शायर की जो है इतराफ़ इस्मत उस पर बात करेंगे। जिद्दत तराज़ी। गालिब की शायरी की नुमायाँ और सबसे बड़ी खसूसियत इनकी जिद्दत तराज़ी है, चाहे वो ख़यालात और मज़ामीन, अल्फाज, तरकीब और उसलूब पर हावी हैं। चाहे वो ख़यालात और मज़ामीन, अल्फाज, तरकीब और उसलूब पर हावी हैं। कि जितनी भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो ख़यालात हैं उनके, चाहे वो उनके मज़ामीन हैं, चाहे वो उनके अल्फाज हैं, उनकी तरकीब का जो इस्तेमाल उन्होंने किया है और उनका जो पूरा शायरी का उसलूब है, इन सब चीज़ों में जो है एक चीज़ जो है सबसे हावी है और वो है जिद्दत तराज़ी। यानी कि वो नए नए नुक्ते ज़रूर निकालते हैं
اور نئی سوچ نئے ڈھنگ سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں، وہ نئے ڈھنگ سے سوچتے ہیں اور ہر بات کو ایک نئے زاویے سے کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہ شعر ان کا بہت خوبصورت ہے، اور بازار سے لے آئیں گے جو ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ تو جام جم جو شیشہ کا برتن ہے، جام ہے، اس کے اوپر بہت ساری شاعری کی گئی، بہت سارے اشعار ہیں، لیکن انہوں نے اسے نئے انداز سے پیش کیا ہے، اس میں جدت تراشی ہے۔ اطراف عصمت، ہم آخر میں جو ہے ان کی عظمت کا اعتراف کریں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 8 نمبر ہوتے ہیں میٹرک کے حصے کے، آپ نے 8 پوائنٹ ضرور لکھنے ہیں، تو 8 سے 10 بھی آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ پورے مارکس گیٹ کر سکیں۔ اور لاسٹ میں اطراف عصمت آپ بیان کریں گے، دوسرے ناقدین جو ہیں ان کی جو ہے رائے دیں گے۔ غالب ایک عظیم شاعر تھے، ان کی شاعرانہ عظمت کو سب نے تسلیم کیا ہے۔ بقول ڈاکٹر عبدالرحمان بنجوری، ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، مقدس وید، دیوان غالب۔ تو جو ڈاکٹر عبدالرحمان بنجوری ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، جس میں وہاں پر اس خطے میں دیوان غالب کو مقدس کتاب کی حیثیت حاصل ہے، کہ اس کی بہت زیادہ جو ہے اسے چاہا اور اپنایا گیا ہے، اب وہ وہاں پر ایک یہ درجہ رکھتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی، مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو 3 چیزیں دیں، جو مغلیہ دور ہے اس نے 3 چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، ایک غالب، ایک اردو اور ایک تاج محل۔ تو یہ رشید احمد صدیقی نے ان کے بارے میں رائے پیش کی ہے۔ بقول آل احمد سفر، اردو غزل میں غالب ایک نیا خیال، نیا گوشہ فکر اور ایک نیا شوق ہے۔ غالب جو ہیں اردو غزل کے اندر بالکل جدت لے کر آئے ہیں، گوشہ فکر جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں ایک نیا شعور جو ہے پیدا کیا ہے۔ بقول پروفیسر عزیز احمد، وہ ایک طرح کے شاعر آخر الزماں ہیں، غالب کو آخری دور کا شاعر کہا گیا ہے کہ وہ زمانے کے آخر تک قائم رہنے والے شاعر ہیں۔ بقول فیض احمد فیض، دنیا میں اگر کسی شاعر سے مقابلہ کیا جا سکتا تو وہ گوئٹے ہے۔ تو بین الاقوامی سطح پر جو ہے ان کا جو بڑے شعراء میں شمار کیا جاتا ہے، فیض کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ گوئٹے سے کیا جا سکتا ہے۔ اطراف عصمت میں جو ہے اب ہم ناقدین کی رائے کے بعد شاعرانہ رائے پیش کریں گے۔ تو بقول علامہ اقبال، انہوں نے ان کی عصمت کا اعتراف کیا ہے۔ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں، وہ تخیل کا نام جب تک فکر کامل ہم نشیں۔ غالب ان کا جو انداز فکر ہے، تخیل کی گہرائی ہے، فکر کی گہرائی ہے، اس پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب لاسٹ میں ہم کلوز کریں گے اس کو۔ غالب اپنے بارے میں خود کہتے ہیں، بقول خود غالب، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ اسی طرح ان کا ایک اور شعر ہے، لاسٹ میں اس پہ ہم لیکچر کو کلوز کریں گے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں غالب کا انداز بیاں اور، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو آج کی جو لیکچر ہے، آج کی کلاس میں ہم نے ایک بڑے شاعر کو ریوائز کیا ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ان کی شاعری کے بارے میں، تو وہی جو اہم اور منفرد جو ان کی شاعرانہ خوبیاں ہیں اس کا ہم نے ذکر کیا ہے اور اس کو دوبارہ سے ریوائز کیا ہے۔ تو یقیناً آج کا جو لیکچر ہے آپ کے آئندہ امتحانات میں آپ کو مدد اور رہنمائی فراہم کرے گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کوشچن کو، چاہے وہ نثر نگار کا ہو یا شاعر کا ہو، اٹیمپٹ کرنا ہے، اور اس کی آپ مکمل جو ہے تیاری کریں تاکہ آپ اچھے نمبروں سے جو ہے پاس ہو سکیں۔ کیونکہ یہ جو بڑے سوالات ہوتے ہیں اس کو اس لیے ریویژن کلاسز میں رکھا گیا ہے کہ یہ آپ کو میکسیمم جو مارکس ہیں آپ اس سے گیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں سوال شاعر اور نثر نگار کی خصوصیات، یہ جو ہے 30 نمبر کے سوالات ہیں، اس کو آپ بالکل جو طریقہ ہے اس سے اٹیمپٹ کریں اور تاکہ زیادہ سے زیادہ مارکس حاصل کیے جا سکیں۔ آج کے لیکچر کو یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں، آئندہ کسی اور ریویژن کلاس میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔